हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग से हम समझते हैं कि जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं और एक्टिविटीज़ हैं उनको हम अरेंज करें एक ऑर्डरली फॉर्म में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। तो उसी पूरी अरेंजमेंट को, जो भी एक्टिविटीज़ की या रिसोर्सेज की गई है, वही ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। राइट। हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है सब कुछ, सारी एक्टिविटीज़ को अरेंज करना ऑर्डरली फॉर्म में, एंड मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, और अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ करना। When the managers are performing organizing function, it results in creation of organization structure, which shapes the work system of working. जब एक मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करता है तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को एक शेप में लाता है और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते हैं उसकी वजह से। समझ पा रहे होंगे आप। हम ये भी कह सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग को हम ये भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग इज आइडेंटिफाइंग and grouping different activities in the organization and bringing together physical, financial and human resources to establish most productive relation for achievement of specific goal of organization। मतलब हम सभी एक्टिविटीज़ को, सभी फंक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे और उनकी ग्रुपिंग करेंगे और उनसे बेस्ट यूज़ लेंगे, उनको अच्छे से उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करेंगे और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे। इसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। हम इसको एक एग्जांपल से भी ले सकते हैं। जैसे सपोज करिए आपके स्कूल में कोई स्पोर्ट्स डे हो रहा है या एनुअल फंक्शन हो रहा है। तो जब भी आपके स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो वहाँ पर जो भी टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको ड्यूटीज असाइन की जाती है, बताया जाता है कि उनको क्या क्या काम करना है। ठीक है। उनके लिए रिसोर्सेज अरेंज किए जाते हैं कि आपको ये काम करना है, आपके लिए ये चीज़ों की ज़रूरत है, आपको ये चीज़ें अरेंज की जाती है। और एक कोऑर्डिनेटर भी अपॉइंट किया जाता है जिसको सभी लोग रिपोर्ट करेंगे कि भाई हमारे इतना काम हो गया, हमारे को ये प्रॉब्लम आ रही है। उनकी रिपोर्टिंग उस कोऑर्डिनेटर के थ्रू होगी, वो सभी उनको रिपोर्ट करेंगे कि ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये पूरे अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। जब भी कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा है तो वहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ को असाइन किया जाता है, ड्यूटीज़ फिक्स की जाती है, रिसोर्सेज को अरेंज किया जाता है, इस सभी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? इन सभी अरेंजमेंट को हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। तो आई होप आपको ऑर्गेनाइजिंग की मीनिंग क्लियर होगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में हमें सभी स्टेप्स देखने हैं कि ऑर्गेनाइजिंग करने में क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी है। सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजिंग का फर्स्ट स्टेप देखना है जो कहता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी काम है, जितने भी फंक्शंस हैं, उनको डिवाइड करना होता है स्मॉल यूनिट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। और जितने भी पार्ट्स, जितनी भी यूनिट्स बनती हैं, उन सबको हम एक जॉब बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो हमने जॉब डिवाइड की है उससे क्या होता है? जॉब डिवाइड करने से फ़ायदा क्या होता है? जॉब डिवाइड करने से स्पेशलाइजेशन आता है। स्पेशलाइजेशन इसलिए आता है क्योंकि हमने जॉब को डिवाइड किया है, हमने अपने फंक्शंस को डिवाइड किया है छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे जॉब्स में, और जो भी उस जॉब के लिए कैपेबल है उसको वो काम दिया जाएगा। अब क्योंकि काम जो है वो छोटा हो चुका है, इससे क्या होगा? जो उस काम को बार बार करेगा वो उसमें एक्सपर्टाइज हो जाएगी उसकी, और इससे एक स्पेशलाइजेशन का फीचर मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस स्टेप के अंदर क्या बोला गया। इस स्टेप में बोला गया आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। काम को आइडेंटिफाई करके उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके। सेकेंड स्टेप है हमारा ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिवाइड करने के बाद जॉब को, वर्क को डिवाइड करने के बाद अब हमें जो सिमिलर नेचर की जॉब्स होती हैं उनको एक साथ एक ग्रुप में डाल दिया जाता है एक डिपार्टमेंट के अंदर। मतलब हम क्या करेंगे? पहले काम को डिवाइड करेंगे, फिर जो डिफरेंट जॉब्स या जितने डिफरेंट फंक्शंस जो अलग हो जाएंगे उनको एक डिपार्टमेंट में डाल देंगे। जैसे सपोज परचेज से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होंगे वो परचेज डिपार्टमेंट के अंदर चले जाएंगे, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो होंगे वो प्रोडक्शन में चले जाएंगे, सेल्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है ऑर्गेनाइजेशन की वो सेल्स डिपार्टमेंट में चली जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? जॉब्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। क्लियर होगा? उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है वो है
असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, देखिए काम डिवाइड कर दिया है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डाल दिया है कामों को, फंक्शन एक्टिविटीज़ को। अब हम ड्यूटीज़ असाइन करेंगे लोगों को कि कौन क्या काम करेगा। तो एक बार काम डिवाइड हो जाए और डिपार्टमेंट्स स्टैब्लिश हो जाएं, उसके बाद हम लोगों की क्वालिफ़िकेशन और उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनको काम असाइन करेंगे, ड्यूटीज़ उनको असाइन करेंगे। तो इसी स्टेप में यही बात बोली गई है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, कि लोगों को काम असाइन करना उनकी कैपेबिलिटी, उनके एक्सपीरियंस के आधार पर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये फोर्थ स्टेप के अंदर ये बोला गया है कि एक बार हमने लोगों को काम दे दिया, ठीक है, हमने लोगों को काम दे दिया, अब हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रिपोर्टिंग रिलेशन क्रिएट करना होगा। रिपोर्टिंग रिलेशन का मतलब ये है कि कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका सबऑर्डिनेट है। सभी लोगों को उनके सुपीरियर को रिपोर्ट करना होगा। तो ये डिसाइड किया जाएगा कि किन किन लोगों का कौन सुपीरियर है और उनको उन्हीं को अपने काम को रिपोर्ट करना होगा। तो उसका स्टेप के अंदर क्या बोला गया है, स्टैब्लिश करना रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। आई होप आपको पूरी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्लियर हो गई होगी। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के 4 स्टेप हैं, क्या क्या हैं? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एंड फोर्थ इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग करें क्यों, उसकी क्या फ़ायदे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। देखिए, पहला इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग का बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। हमने वहाँ पे पढ़ा भी था, इसकी प्रोसेस में भी पढ़ा था कि क्योंकि हम काम को डिवाइड करते हैं स्मॉल जॉब्स में और काम को अलग अलग लोगों को असाइन करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है वो लोग अलग अलग लोग परफॉर्म करते हैं उनकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो क्योंकि काम स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड हो चुका है और लोग अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार काम कर रहे हैं, तो इससे बार बार काम करने से और कम काम करने से उनके अंदर स्पेशलाइजेशन आती है अपने काम के अंदर। तो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलता है ऑर्गेनाइजिंग से। सेकेंड पॉइंट है रोल क्लैरिटी, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में डिफरेंट जॉब्स डिफरेंट लोगों को असाइन की जाती है, राइट। तो क्योंकि लोगों को काम असाइन किया गया है, उनको जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, तो उनको बिल्कुल क्लैरिटी होती है कि उनको क्या काम करना होता है। तो रोल की क्लैरिटी होती है लोगों के अंदर, एम्प्लॉयज़ के अंदर, कि उन्हें एग्जैक्टली काम क्या करना है। तो ये रोल क्लैरिटी मिलती है उनको लोगों को। थर्ड पॉइंट है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। देखिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर सबको कुछ लोग जितने भी लोग हैं उन सबको उनके काम को अलॉट किया जाता है कि कौन क्या काम करेगा। साथ ही अथॉरिटी फिक्स की जाती है कि किस पर्सन के पास क्या अथॉरिटी है काम करने की। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप डिसाइड होते हैं, तो सबको पता है किसको किस पर्सन को किस सुपीरियर को रिपोर्ट करना है। तो वर्किंग रिलेशन क्या है लोगों का आपस में, उनको इस बारे में भी क्लैरिटी मिलती है कि हम किसके सुपीरियर हैं, किसके सबऑर्डिनेट है, हमें किसको रिपोर्ट करना है। ये सब उनको क्लैरिटी स्टार्टिंग से ही मिलती है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, क्योंकि काम जो है स्मॉल एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया गया है, साथ ही लोगों को रोल क्लैरिटी दी गई है कि किसको क्या काम क्या करना है। क्योंकि सबको अपने अपने काम दिए गए हैं, रोल क्लैरिटी की गई है, तो इसलिए बहुत कम चांसेस है कि ओवरलैपिंग ऑफ वर्क हो। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही काम को कई सारे लोग कर रहे हैं, ऐसा होने के चांसेस नहीं है। अब क्योंकि सब लोगों को अपना अपना काम क्लियर है, उनके काम क्या काम करना है ये क्लियर है, तो इससे हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, वो वेस्ट नहीं जाते हैं, राइट। तो नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, क्योंकि हमने बोला था कि यहाँ पर क्या होता है, एक्टिविटीज़ को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डाल देते हैं उनकी एक्टिविटीज़ के, उनके फंक्शंस के अनुसार। तो क्योंकि हमने एक्टिविटीज़ जो हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डाल दी गई है, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, एक जैसे नेचर के जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक डिपार्टमेंट के अंदर आती है। इससे क्या होगा, जो भी हम काम करेंगे उसमें यूनिफॉर्मिटी आती है, राइट। और रिलेशनशिप भी क्लियर रहते हैं लोगों के अंदर कि हमें क्या काम करना है, किसके लिए काम करना है। तो कोऑर्डिनेशन आने के चांसेस पूरे रहते हैं। ऑर्गेनाइजिंग अगर होगी तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन भी होगा लोगों के अंदर और काम भी अच्छे तरीके से होगा, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट है एडप्शन टू चेंज।
देखिए, अगर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन अच्छे से परफॉर्म किया गया है तो ऑर्गेनाइजेशन जो है, सबको अपनी रोल क्लैरिटी है, सबको पता है हमें क्या काम करना है। तो अगर फ्यूचर में बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आते हैं तो हम उसको चेंज करने के लिए हमारे अंदर कैपेबिलिटी होगी, क्योंकि हमें पता है कि कब चेंज की रिक्वायरमेंट्स है और हम चेंज को अडॉप्ट करने के लिए किस डिपार्टमेंट को क्या काम करना है, ये क्लैरिटी होगी। तो चेंज को अडॉप्ट इजीली कर सकते हैं हम अगर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन अच्छे से परफॉर्म हो रहा है। तो ये भी क्या है, ये भी इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की। तो आई होप आपको सभी इम्पोर्टेंस भी क्लियर हो गई होंगी।